फिल्म की शुरुआत 4 परिवार के सदस्यों से होती है, जिनमें एक आदमी की टेक, उसकी पत्नी चुंग सूक, बेटी की चुंग और बेटा की वू शामिल हैं। वे एक छोटे से तहखाने में रह रहे हैं। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। वे अपना घर चलाने के लिए पिज्जा बॉक्स बनाते थे, लेकिन यह नौकरी घर का खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक दिन कीवू का विश्वविद्यालय का दोस्त उसके घर आता है। कीवू को एक पत्थर देते हुए वह कहता है, यह मेरे दादाजी की ओर से तुम्हारे लिए है। यह पत्थर आमतौर पर विशेष होता था और इस पत्थर को लेने के बारे में यह माना जाता था कि इस पत्थर के धारक को भाग्य के एक मोड़ के साथ खुशी मिलती है। कीवू अपने दोस्त को अपनी खराब वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है। उसका दोस्त बताता है कि वह पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा है। आप उस लड़की को अंग्रेजी सिखा सकते हैं जिसे मैं पढ़ाता था। इस पर कीवू कहता है, मैं कॉलेज नहीं जाता, इसलिए वे मुझे नौकरी पर नहीं रखेंगे। उसके दोस्त ने सुझाव दिया, मैं तुम्हारे लिए एक सिफारिश लिखूंगा, बस तुम अपनी बहन से एक फर्जी डिग्री बनवा लेना। कीवू की बहन ग्राफिक डिजाइनर है, इसलिए वह उसके लिए डिग्री बनाती है। फिर कीवू ट्यूशन पढ़ाने के लिए उस जगह जाता है। वह घर बड़ा और सुंदर है और परिवार कुलीन है, जिसका नाम पार्क है। इस परिवार में पति पत्नी के अलावा बेटा और बेटी भी हैं। बेटी का नाम दाहिए है, जो ट्यूटरशिप के अंतर्गत आती है। यहाँ एक नौकरानी भी है जो काफी समय से काम कर रही है। वह खुद इसका प्रदर्शन करता है और दाहिए की माँ भी अपनी बेटी के साथ इसका प्रदर्शन करती है। कीवू से संतुष्ट होकर वह उसे काम पर रख लेती है। तब कीवू को पता चलता है कि उसका छोटा भाई दासोंग चित्रकारी का शौकीन है। उन्होंने इसके लिए कई शिक्षकों को नियुक्त किया, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। कीवू को लगता है कि मेरी बहन कलात्मक है, इसलिए मैं उसे कला शिक्षक बनने का सुझाव देता हूँ। दासोंग की माँ से बात करते हुए वह कहता है कि मेरा चचेरा भाई कलात्मक है, इसलिए मैं आपको उसे काम पर रखने की सलाह देता हूँ। यह सुनकर दासोंग की माँ सहमत हो जाती है और कीवू अपनी बहन को जेसिका नाम की लड़की का भेष बदलकर पेश करती है। असली नाम नहीं बताया गया है ताकि किसी को उनके वंश का पता लगाने में संदेह न हो। की चुंग जेसिका का भेष धारण कर उस बच्चे की कला शिक्षिका बन जाती है। उनसे प्रभावित होकर वह यह भी बताती है कि मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट हूँ। अब ये दोनों भाई बहन उन भाई बहनों के शिक्षक के रूप में अपना काम करते हैं। जैसे ही जेसिका अपनी पहली क्लास लेती है, तभी इस घर का मालिक कनिफोम भी वहां पहुंच जाता है। वह अपने ड्राइवर से जेसिका को उसके घर छोड़ने के लिए कहता है और वह वैसा ही करता है जैसा उसे कहा जाता है। ड्राइवर जेसिका को छोड़ने जाता है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। जेसिका ने ड्राइवर से कहा, आप मुझे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ सकते हैं, और ड्राइवर उसे वहीं छोड़ देता है। जेसिका कार में बैठे बैठे ड्राइवर के चरित्र पर संदेह पैदा करने के लिए एक चाल चलती है और वह मालिक भी इस चाल का हिस्सा बन जाता है और उसे शक होता है कि उनके ड्राइवर का उनके बेटे की कला शिक्षिका के साथ संबंध है और वह इसे अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। फिर उसकी पत्नी जेसिका से उस रात के बारे में पूछती है जब उसे ड्राइवर ने छोड़ा था। इस पर वह कहती है, मैं मेट्रो स्टेशन पर उतरी और फिर घर पहुंची। मकान मालिक उसे जाने के लिए कहकर संतुष्ट हो जाता है और उसके बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। जेसिका ऐसा ड्राइवर की जगह अपने पिता को लाने के लिए करती है। फिर वह उन्हें सलाह देती है कि मेरे पिता के भाई गोताखोर विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ हैं, इसलिए आप उन्हें काम पर रख सकते हैं। फिर वह अपने पिता का परिचय देते हुए उन्हें पिता का भाई ड्राइवर कहती है। उसके पिता को भी नौकरी मिल जाती है। इस प्रकार पिता, भाई और बहन तीनों वहां अपना काम करते हैं। वे एक दूसरे के लिए अज्ञात व्यक्ति के रूप में काम करते हैं ताकि उनके मालिक उन्हें पिता, भाई और बहन समझकर उन पर संदेह न करें। फिर हमें एहसास होता है कि कीवू और दाहिए इस कोचिंग क्लास में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब कीवू और की चुंग भी अपनी माँ के लिए उस घर में नौकरी चाहते हैं और इस उद्देश्य के लिए उन्हें नौकरानी को इस घर के कर्तव्यों से मुक्त करना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। किसी भी इंसान को आड़ू के रोए से एलर्जी हो सकती है।
इसलिए वे भी ऐसा ही करते हैं। और जब नौकरानी कुत्ते के साथ खेल रही होती है तो उस पर आड़ू का रोआं डाल देते हैं, जिससे उसमें एलर्जी पैदा हो जाती है और वह अस्पताल जाती है। जब वह वहां होती है तो कीवू के पिता भी वहां आ जाते हैं। वह एक सेल्फी लेता है और उसमें उसकी तस्वीर भी शामिल कर लेता है। फिर वह घर के मालिक को खरीदारी के लिए ले जाता है और बताता है कि उसने अस्पताल में घर की नौकरानी को देखा था। सेल्फी लेते समय वह भी फोटो में कैद हो गई। मैंने अनिच्छा से उससे सुना है कि वह तपेदिक से पीड़ित है, लेकिन उसकी महिला मालकिन को उस पर भरोसा नहीं है। फिर वह की चुंग को संदेश भेजता है कि हम 3 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। संदेश प्राप्त करते हुए की चुंग फिर से नौकरानी पर आड़ू का रस डालता है और नौकरानी खांसने लगती है। इस बीच महिला मालकिन घर पर पहुंचती है। वह नौकरानी टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करने के बाद उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। उनका ड्राइवर कूड़ेदान के पास जाता है जहां उसने टिश्यू पेपर फेंका था। वह सॉस को टिश्यू पेपर पर फेंककर अपनी महिला मालकिन को दिखाता है। इस तरह महिला मालिक को अपने ड्राइवर की बात पर विश्वास हो गया और नौकरानी क्षय रोग से पीड़ित है। फिर महिला मालिक ने ड्राइवर से अनुरोध किया कि वह आपके सर से इस बारे में बात न करे, वह क्रोधित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नौकरानी को भी निकाल दिया और उनका ड्राइवर उनकी पत्नी को रसोइया के रूप में उनसे परिचित कराता है। अंततः उसकी पत्नी को नौकरी मिल जाती है। अब वे चारों एक ही परिवार में सेवा कर रहे हैं, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। वे वहां फर्जी नामों का इस्तेमाल कर धोखे से रह रहे थे। अब उनकी स्थिति में बदलाव आ गया है। उनकी विकट स्थिति में सुधार आता है। उन्हें लगातार अच्छा भोजन मिल रहा है। पार्क परिवार दासोंग के जन्मदिन पर पिकनिक पर जाने का फैसला करता है और ऐसा करता है। उनके जाने के बाद वे सभी जश्न मना रहे हैं और पार्टी का आनंद ले रहे हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और पूर्व नौकरानी दरवाजे पर खड़ी है। वह कहती है, मेरा सामान यहीं रह गया है जिसे मैं ले जाना चाहती हूँ। चुंग सूक उसे अंदर आने की अनुमति देता है और वह तहखाने में जाती है। बहुत समय बीत जाने पर भी वह महिला वापस नहीं लौटी। इस पर चुंग सूक उसकी जांच करने के लिए जाता है। वह एक अलमारी को धकेल रही है जो हिल नहीं रही है, क्योंकि वहां एक प्लेट अटकी हुई है। चुंग सूक उस प्लेट को हटा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अलमारी हिल जाती है। उस अलमारी के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो नीचे की ओर जाता है। यह नौकरानी वहां जाती है और वहां एक पुरुष होता है जो वास्तव में उसका पति होता है। उसने उसे पिछले 4.5 साल से यहाँ छिपा कर रखा है। पार्क परिवार इसके बारे में अनजान है, क्योंकि पहले रहने वाला परिवार उन्हें नहीं बताता। और यह महिला गुप्त रास्ते के बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि वह लंबे समय से यहाँ काम कर रही है। उसने अपने पति को यहाँ छुपा रखा है, क्योंकि वह कर्ज में डूबा हुआ है। अगर वह पैसे नहीं चुकाएगा तो उसे मार दिया जाएगा। फिर वह नौकरानी चुंग सूक से अनुरोध करती है कि वह 1 सप्ताह में मेरे पति को भोजन उपलब्ध करा दे और रेफ्रिजरेटर उपलब्ध हो जाता है। मैं तुम्हें बदले में पैसे दूंगा। चुंग सूक ने पुलिस को बुलाने की धमकी देने से इनकार कर दिया। इस पर वह महिला ऐसा न करने की विनती करती है और चुंग सूक के पति, बेटा और बेटी सीढ़ियों पर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे हैं। उनमें से एक लड़खड़ाता है और सभी उसके सामने गिर जाते हैं। यह देखकर नौकरानी एक वीडियो बनाती है जिसमें कीवू के कहे शब्द रिकॉर्ड हो जाते हैं, मेरे पापा, मेरा पैर। यह बात सर्वविदित है कि वे परिवार के सदस्य हैं और उन्हें यह नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है। वह इस वीडियो को उस महिला को भेजने की धमकी देती है जो इस घर की मालकिन है, लेकिन चुंग सूक उससे ऐसा न करने की विनती करती है। वह अपने पति को भूतल पर ले आती है और उनसे कहती है कि वे खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर उठाएं। जैसे ही वे खड़े होते हैं, वह उनका और उनकी पार्टी टेबल का वीडियो भी बनाती है। वे चारों उन पति पत्नी पर हमला करते हैं और मोबाइल लेकर उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। उनमें झगड़ा हो रहा है। अचानक फोन की घंटी बजती है। चुंग सूक ने फोन उठाया और महिला मालिक कॉल पर थी। वह बताती है कि भारी बारिश के कारण यात्रा भी रद्द हो गई है और हम 8 मिनट के भीतर वापस लौट रहे हैं। और वह उससे खाना बनाने को कहती है और उन्हें घर में 8 मिनट के भीतर सब कुछ प्रबंधित करना होगा।
कॉल के दौरान उन्होंने पति पत्नी के मुंह पर हाथ रख दिया। इसके बाद वे पति पत्नी को तहखाने में छोड़ देते हैं और उन्हें बांधकर घर की सफाई शुरू कर देते हैं और परिवार ठीक 8 मिनट बाद घर लौट आता है और उन्होंने घर साफ कर दिया है और पार्क परिवार यह सोच भी नहीं सकता कि उनके आने से पहले क्या हुआ था और वे सब छिप जाते हैं। खाना लेते हुए महिला मालकिन चुंग सूक से कहती है कि एक बार मेरा बेटा जन्मदिन की रात में जाग गया, तभी उसे एक भूत दिखाई दिया, लेकिन वह भूत नहीं बल्कि नौकरानी का पति है, लेकिन वे उसे भूत समझते हैं। बारिश हो रही है। उनका बेटा दासोंग उस रात बाहर सोने पर जोर देता है और वह डेरा डालता है। दासोंग के पिता और माता हॉल रूम में सोते हैं ताकि वे उस पर नजर रख सकें। वे दोनों सोफे पर लेटे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जबकि कीवू, कीचुंग और कीटेक सोफे के नीचे छिपे हुए हैं। उनके ड्राइवर का नाम कीटेक है और घर का मालिक अपनी पत्नी से कह रहा है कि उसके घर से असहनीय दुर्गंध आ रही है। वह सच बोल रहा है क्योंकि उनका रहने का स्थान अपशिष्ट क्षेत्र था, इसलिए उनके सभी परिवार के सदस्यों के शरीर और कपड़ों में बुरी गंध थी और वे पूरी बातचीत सुन रहे हैं। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि दासोंग ने एक बार कहा था कि मेरे गुरु में ड्राइवर और नौकरानी जैसी गंध है। फिर वे अपना तौलिया और साबुन बदलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह गंध थी बेगंध उनके शरीर की नहीं बल्कि उनके घर की होती है। और जब वे दोनों सो जाते हैं तो वे सभी सोफे की जगह छोड़कर अपने घर के तहखाने में आ जाते हैं। भारी बारिश हो रही है। जब वे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका घर पानी से भरा हुआ है। खिड़की खुलने के कारण सारा पानी अंदर आ जाता है और यह जगह रहने लायक नहीं है। फिर वे ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां अधिकतर लोग सो रहे होते हैं और वे उस स्थान पर अपनी रात बिताते हैं। कीचुंग को महिला मालिक का फोन आता है, जो उसे आमंत्रित करते हुए कहती है कि आपको हमारे बच्चे की खुशी के लिए एक शिक्षक के रूप में आना चाहिए, और वह अपनी बेटी के शिक्षक कीवू को भी आमंत्रित करती है। फिर वह खरीदारी के लिए बाजार जाती है और जब वह कार में बैठी थी तो उसके ड्राइवर से एक अजीब सी गंध आई तो उसने अपना हाथ अपनी नाक पर रख लिया। इस पर ड्राइवर इस प्रतिक्रिया से नाखुश है क्योंकि वह लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं चाहता। उसकी महिला मालकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ता है। पार्टी तब हो रही थी जब कीवू और उसका छात्र दाहे ऊपर थे और कीवू उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम उनमें से हैं? इस पर वह सिर हिलाकर हाँ कहती है, लेकिन वे उनमें से नहीं हैं और वह सोचता है कि अगर तहखाने के लोग ऊपर आ जाएं तो सारा रहस्य खुल जाएगा और उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ती है। यह सोचकर वह अपने दोस्त द्वारा दिया गया एक पत्थर ले आता है। इस पत्थर को लेकर वह नौकरानी और उसके पति के स्थान पर तहखाने में जाता है। घर की नौकरानी एक रात से पहले ही मर गई, क्योंकि जब वे उन्हें तहखाने में ले जा रहे होते हैं तो वह ऊपर की ओर भागने की कोशिश करती है। इस पर चुंग सूक ने उसे लात मार दी, जिससे वह गिर गई और मर गई। परिवार के सभी 4 सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है कि वो उस पत्थर को हाथ में लेकर तहखाने में पहुंचता है। उसके ऊपर पत्थर गिरता है, लेकिन वह चुपके से उस पत्थर को उठाकर वहां चला जाता है। वह उन दोनों को मारने के इरादे से यहाँ आया था ताकि उनका रहस्य कभी उनके सामने उजागर न हो, क्योंकि वह अपनी जान की सुरक्षा के लिए कोई भी जोखिम उठा सकता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नौकरानी कबईरेप्ती, जो अब आजाद था, रस्सी को कीवू के गले में लपेटकर उसे घसीटता हुआ ले जाता है और उस रस्सी को एक जगह बांध देता है और वह वही पत्थर उठाता है और कीवू को पत्थर से मारने ही वाला होता है, लेकिन मार नहीं पाता। वह वहां से भागता है, लेकिन तहखाने से गिर जाता है और वापस आते समय वह बुरी तरह घायल हो जाता है। वो पार्टी स्थल पर पहुंचता है और कीचुंग को देखता है, जो केक पकड़े हुए दासों की ओर जा रहा है। वह तुरंत उसे पहचान लेता है। उसने उसकी छाती में चाकू घोंपकर उसे घायल कर दिया। कीचुंग के पिता रक्त प्रवाह को कम करने के लिए उसके घाव को दबाते हैं, लेकिन उसका घाव गहरा है। चुंग सूक देखती है कि उसने उसकी बेटी पर हमला किया है और वह उसकी ओर बढ़ती है। उनके बीच कटु झगड़ा है और इस लड़ाई के दौरान चुंग सूक उस आदमी को मार देता है। अब घर का मालिक अपनी चाबी लेना चाहता है, जो उस मृत व्यक्ति के नीचे है,
चाबी लेते समय उसे दुर्गंध आती है और वह अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेता है। जब उसका ड्राइवर उसे ऐसा करते देखता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। क्रोधित होकर वह चाकू लेकर अपने मालिक पर हमला कर देता है। करता है क्योंकि उसका मालिक चाबी चाहता था ताकि वह अपने बेहोश बेटे को अस्पताल ले जा सके। दूसरी ओर उसकी अपनी बेटी मर रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। कीटैक अपने मालिक की ओर हैरानी से देखता है। वह इसलिए क्रोधित हो जाता है क्योंकि पूर्व नौकरानी के पति से चाबी लेते समय वह अपना हाथ उसकी नाक पर रख लेता है, क्योंकि उसके शरीर से भी उसी तरह की बदबू आती है जैसे उस व्यक्ति से आती है, और वह खुद को उस व्यक्ति के साथ जोड़ लेता है। लेता है। अब उसे एहसास हुआ कि ऐसे लोग उनसे घृणा करते हैं। वह अपनी इसी संकीर्ण मानसिकता के कारण उस पर आक्रमण करता है। इसके बाद वह ड्राइवर गायब हो गया। कीचुंग अब जीवित नहीं है, लेकिन वो ठीक हो गया है, लेकिन उसे मानसिक विकार का सामना करना पड़ रहा है। फिर उन माँ और बेटे को धोखाधड़ी और षड्यंत्र का दोषी ठहराया जाता है, लेकिन अदालत ने उन्हें बिना किसी दंड के सिर्फ हिदायत देकर रिहा कर दिया। पार्क्स दंपत्ति ने अपना घर एक जर्मन परिवार को बेच दिया। वे घर के इतिहास से अनभिज्ञ बने हैं और ड्राइवर की टैग अभी भी तहखाने में मौजूद है, क्योंकि वह अपने मालिक की हत्या करने के बाद यहीं छिपता है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। और वह टिमटिमाती रोशनी से मोर्स कोड में संदेश देता है कि वह यहाँ जीवित छिपा हुआ है। मोर्स कोड को एक संकेत माना जाता है जो दो व्यक्तियों के बीच संचार स्थापित करता है। इसमें दूसरों को संदेश भेजने की सुविधा है। वह उस टिमटिमाती रोशनी को क्लिक करके चालू और बंद करके संदेश भेजता है। वह अपने बेटे को संकेत भेजता है। उनका बेटा कीवू दूर से दूरबीन के माध्यम से संकेतों का निरीक्षण करता है। वह प्राप्त कोड को डिकोड करता है और जानता है कि उसके पिता अभी भी उसी तहखाने में जीवित हैं और उसे पार्क परिवार के मालिक की हत्या के अपने कृत्य पर पछतावा है। वह अपनी तस्वीर के सामने जाकर माफी मांगता है कि वो कहता है, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और हम वही घर खरीदेंगे और तुम्हें बेसमेंट से ऊपर आना होगा, हम वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऐसा होता है कि वो उस घर को खरीद लेता है और कीटैक बिना किसी डर के तहखाने से बाहर आ जाता है। वह अपने परिवार से फिर मिलता है, लेकिन यह उसकी कल्पना है जो वास्तविकता से परे है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।